बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए सभी प्रांतों से लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सभी को देखकर बहुत खुश हूँ। हमारे घरों में सामान्य त्योहार मनाए जाते हैं जो हम अपने परिवार और कुटुंब के साथ मनाते हैं, लेकिन ये बुद्ध पूर्णिमा अपने सभी आत्म बंधुओं के साथ मनाई जाती है। ये हम सभी के लिए महान त्योहार है। बुद्ध एक महान व्यक्ति, एक ध्यानी, एक प्रबुद्ध योगी थे। ये सब उनकी योग्यताएं हैं। हम भी उन्हीं योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पत्री जी ने हमें ये मार्ग दिखाया और हम उस राह पर चल रहे हैं। बहुत हद तक हम उस राह में सफल भी हैं। पत्री जी ने हमें काम करना सिखाया। मैं बोलना नहीं जानती थी, मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। मैं तेलुगु में बिल्कुल बात नहीं कर सकती थी, मैं अंग्रेजी में बोल सकती थी। जब हम गांव में जाते थे तो वो लोग अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे। मुझे दुख होता था कि मैं अपना ज्ञान उनके साथ साझा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करते करते बीच में अंग्रेजी आ जाती थी। तो पत्री जी मुझे याद दिलाते थे कि मुझे अंग्रेजी में स्विच ऑफ करना है। ऐसे ही वे मुझे हर छोटी छोटी बात सिखाते थे। वे हमें सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस के बारे में सिखाते थे। जब हम लोगों से मिलते थे और उनसे पूछते थे कि आप कैसे हो, तो वह इस बात पर बहुत डांटते थे। जब इंसान अच्छा दिखता है तो उससे क्यों पूछते हो कैसे हो? वह पूछने की बजाय कहते थे कि आप उनसे कैसे पूछ रहे हो? क्या चल रहा है? क्या कोई नई चीज हो रही है? ऐसे ही वह हमें हर छोटी छोटी बात सिखाते थे। हाथ पकड़कर चलते थे। ऐसे गुरु दुर्लभ ही मिलते हैं। हो सकता है ऐसा कोई और हो ही ना। उन्होंने सिखाया कि कब और कैसे ध्यान करना है। ध्यान करते समय कहाँ और कैसे बैठना है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने अस्वस्थ लोगों को बिस्तर पर लेटे लेटे ही ध्यान करने के लिए कहा। वहां उन्हें हाथों को क्रॉस करके, अपनी आंखें बंद करके अपने सांसों का निरीक्षण करना है, सोना नहीं है। जो लोग पूरी रात ध्यान करने के लिए नहीं बैठ सकते, वो दिन में जब भी फुर्सत मिलती है, उस समय बैठ सकते हैं। कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई नियम कायदे कानून नहीं है। जब भी व्यक्ति खाली होता है, वे ध्यान कर सकता है। यहाँ अधिक महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने घंटे ध्यान में बैठे हो। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने अंदर कितनी गहराई में जा रहे हो। उन दिनों जब मैंने ध्यान सीखा, ध्यान अभ्यास किया, तब ना टीवी था, ना मोबाइल फोन, ना यूट्यूब, ना संगीत। लेकिन फिर भी मैंने बिना संगीत के ध्यान किया। अब निर्देशित ध्यान यानी गाइडेड मेडिटेशन आया। संगीत ध्यान म्यूजिक मेडिटेशन आया। संगीत ध्यान हमें भीतर की दुनिया में आसानी से जाने में मदद करता है। घर में हल्का फुल्का शास्त्रीय संगीत बजाएं और ध्यान करें। जब आप अकेले ध्यान कर रहे हैं तो ये वास्तव में सहायक होता है। यहाँ जब आप समूह में ध्यान कर रहे होते हैं तो क्या होता है? यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिनके पास कम ऊर्जा होती है वे सामूहिक ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जिनके पास अधिक ऊर्जा होती है वह ऊर्जा वहां के बाकी लोगों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आसपास संचालित होती है। इसलिए सामूहिक ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पत्री जी ने सामूहिक ध्यान को प्रोत्साहित किया। करताल, कैलाशपुरी में हम हर दिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे ध्यान करते हैं। वह ध्यान संगीत के साथ किया जाता है। वहां कोई निर्देशित ध्यान नहीं किया जाता, गाइडेड मेडिटेशन नहीं किया जाता, कोई भी वहां गाइड नहीं करता। केवल शुरुआत में आंखें बंद करके बताने के लिए, दोनों हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके बताने के लिए कहते हैं। संगीत ध्यान हमें अपने भीतर की दुनिया में आसानी से जाने में मदद करता है। घर में हल्का फुल्का शास्त्रीय संगीत लगाएं और ध्यान करें। जब आप अकेले ध्यान कर रहे हो तो ये वास्तव में बहुत सहायक होता है। जब आप यहाँ समूह में ध्यान कर रहे होते हैं तो क्या होता है? मन का शून्य होना ही ध्यान है। करताल में ऐसा ही होता है, और कब 4 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वहां आने वाले मेहमान हैरान हो जाते हैं कि इतने लोग बिना हिले डुले 4 घंटे
कैसे ध्यान में बैठे रहते हैं। हाँ, ये सामूहिक ध्यान की शक्ति है। उस जमाने में ना तो इतने लोग ध्यान करते थे और ना ही इतने ध्यान केंद्र थे। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप समूहों में शामिल हों और अपने नज़दीकी पिरामिड ध्यान केंद्र में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। पत्री जी ने हमें इतना शक्तिशाली अस्त्र दिया है, ध्यान। यही वो हमारा पशुपात अस्त्र है। उन्होंने हमें ये अस्त्र दिया है और वो वहाँ आराम से बैठे हैं। वो आज यहीं हैं, वो देख रहे हैं हमें, वो मुझे देख रहे हैं कि मैं ठीक से बोल रही हूँ या नहीं। इसलिए हम सभी को सामान्य ज्ञान यानी कॉमन सेंस से बात करनी चाहिए। लोग सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें जवाब लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि उन्हें दिलचस्पी होती है कि अगला सवाल क्या रखा जाए। ये कॉमन सेंस नहीं है। पत्री जी ऐसी चीजों को ठीक किया करते थे। हमें सिर्फ सवाल करने के लिए सवाल नहीं करना, हमें जवाब जानने के लिए सवाल करना है। बहुत से लोग अपने ज्ञान का दिखावा करने के लिए सवाल पूछते हैं। अपने ज्ञान को दिखाने के लिए सवाल मत पूछिए। यदि आपको वास्तव में संदेह है तो अवश्य पूछें और दिए गए उत्तर को भी अत्यंत श्रद्धा के साथ सुनें। एक सवाल तब उठता है जब हम नहीं जानते। ये गलत नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग सब कुछ जानते हों। हम बहुत कुछ नहीं जानते। सवाल पूछने में शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। सवाल पूछें और जवाब सुनें। हमें अपने अंदर के सत्य को जानना है। पत्री जी की इच्छा थी हर कोई मास्टर बने, हर एक ध्यानी बने, हर एक शाकाहारी बने, हर जगह पिरामिड बने और लोग पिरामिड के नीचे ध्यान करें। जब उन्होंने पिरामिड बनाने की शुरुआत की तो उन्होंने कार्डबोर्ड से पिरामिड बनाए। जब एक बार मैं खाना बना रही थी तो खौलता हुआ तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। मैंने पत्री जी से कहा, मेरा हाथ जलने के कारण दर्द कर रहा है। उन्होंने एकदम आराम से कहा, अपने हाथ को पिरामिड के नीचे रखो। मैंने वही किया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे अंदर से ठंडी हवा महसूस हो रही थी। वह कार्डबोर्ड से बना एक छोटा पिरामिड था। वह वास्तव में उनकी पुरानी फाइलों से बना था। हम दोनों ने मिलकर वह पिरामिड बनाया था। वो कार्डबोर्ड को काटते थे और मैं उन्हें चिपकाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई और था ही नहीं, सिर्फ हम दोनों थे। साथ में हमने पिरामिड ऊर्जा के साथ अनुभव किए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिरामिड के अंदर इतनी शक्ति है कि ठंडी हवा के झोंकों से जलन तुरंत दूर हो गई। हाँ, ठीक नहीं हुआ हाथ एकदम, लेकिन जलन का दर्द चला गया। मैंने पूरी रात अपना हाथ पिरामिड के अंदर रखा। कोई दर्द नहीं था, इसलिए मैं आराम से सो पाई। इसलिए वे हमेशा कहते थे, पिरामिड 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 पिरामिड। एक बार एक बिच्छू ने मुझे काटा। उस समय भी उन्होंने मुझे पिरामिड में बैठने का सुझाव दिया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, पिरामिड में बैठकर ध्यान करो, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मैं करनूल बुद्धा पिरामिड में बैठ गई और मैं ठीक हो गई। ऐसे ही उन्होंने हमें सामान्य ज्ञान से लेकर पिरामिड की ऊर्जा, ध्यान साधना, सेवा सब कुछ सिखाया। इस हद तक कि खाना कैसे बनाना है, कैसे परोसना है, कैसे खाना है, खाना बनाते समय मन कैसा होना चाहिए। वह कहते थे कि यदि खाना बनाते समय शांत और सकारात्मक होते हैं, तभी खाने वाले को फायदा होता है। घर में जब हम अपने पति के लिए खाना बनाते हैं, तुम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और हम उन्हें प्यार से खाना परोसते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए खाना बनाते हैं, उस समय हमें लगता है कि मैं क्यों करूं। मुझे भी ऐसा ही लगता था और आज मैं इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती हूँ। मान लीजिए अगर उनके साथ 10 लोग आ रहे हैं तो हम उनके लिए भोजन तैयार करेंगे, लेकिन उनके साथ यदि 50 लोग आ रहे हैं, हम क्या करें? हाँ, पत्री जी ने ऐसा ही किया। वे अचानक 50-60 लोगों को साथ ले आते थे और मुझे खाना बनाने के लिए कहते थे। उन्होंने नहीं देखा कि घर में किराने का सामान है या नहीं, सब्जी है या नहीं, दूध है या नहीं, ऐसी मौलिक चीजें घर में हैं या नहीं। उस समय मेरे पास अनेक साइज के कुकर भी नहीं थे। ऐसे ही पत्री जी ने हमें हर छोटी छोटी बात सिखाई।
वे कांटों के रास्ते पर चले और हमारे लिए आसानी से चलने के लिए फूलों का मार्ग तैयार किया। लोग सोचते हैं कि गुरु सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन पत्री जी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। बहुत से लोग उनके प्रति प्रेम और सम्मान से मंच पर उनके लिए सिंहासन की व्यवस्था करते थे, लेकिन वे अन्य अतिथियों को उस सिंहासन पर बिठा देते थे और स्वयं नीचे फर्श पर बैठ जाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि वे महत्वपूर्ण हैं। वे अपनी सरलता व्यक्त करते थे और ये संदेश देते थे कि वे सरल हैं। उन्हें ध्यान सिखाने के अलावा और कुछ नहीं था। वे बहुत ही पढ़े लिखे थे। उनके घर में सब पढ़े लिखे थे। स्वयं के महत्व को कम करना, ये सामान्य ज्ञान पत्री जी जानते थे और वही उन्होंने हमें सिखाया। जब कोई प्रोग्राम होता था, तब मैं कहीं दूर छिपकर बैठती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वे मुझे मंच पर बात करने के लिए ना बुला लें। लेकिन सच तो ये है कि मुझे बात करना आता नहीं था। लेकिन देखिए, अब मैं कैसे बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। आज मेरा परवाह नहीं रुक रहा है। शिवरामप्पा यहाँ मेरे शब्दों का अनुवाद करने के लिए, पिरामिड मास्टर शिवरामप्पा मेरे साथ यहाँ मेरे शब्दों का अनुवाद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं उन्हें समय ही नहीं दे रही। शब्दों का प्रवाह निरंतर बहता जा रहा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम पत्री जी के साथ हैं। उनके साथ हमने समांतर जीवन जिया है। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्री जी को देखा भी नहीं है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं। उन्होंने पत्री जी को तो नहीं देखा, लेकिन ध्यान सीखकर बड़े चाव से ध्यान कर रहे हैं। मेरी राय में जो लोग हाल ही में आए हैं, वो भी वरिष्ठ पिरामिड मास्टर ही हैं, जैसे 30 साल पहले आए सीनियर मास्टर्स हैं। हम नहीं जानते भविष्य में कौन महान गुरु बनेगा। अतः सभी को समान रूप से देखना, सभी समान रूप से महान है। हमें अपनी महानता को बनाए रखना है। आपको संदेह हो सकता है कि वे महान कैसे हैं। बिना विचलित हुए मार्ग में बने रहने से ये संभव हो सकता है। हम एक अच्छे रास्ते पर हैं। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखें कि कोई भी काम छूट ना जाए। हमारे सारे काम पूरे हो जाने चाहिए, नहीं तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गुरु और शिष्य एक साथ यात्रा करते हैं और वह एक गांव में प्रवेश करते हैं जहाँ आदिवासी रहते थे। वहाँ एक राजा था। वहाँ के लोग उस गुरु और शिष्य के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं। अगली सुबह वे दोनों राजा से मिलने जाते हैं। वहां एक महिला सब्जियों से भरी टोकरी लेकर आती है। राजा अपनी पत्नी से कहता है कि महिला को सब्जियों के बदले कुछ चावल दे दे, और वह दे देती है। महिला चावल ले लेती है और अपने घर जाती है। वहां वह घर जाकर चावल को मापती है और पाती है कि उसके द्वारा लिए गए चावल उसके द्वारा दी गई सब्जियों के मूल्य से अधिक हैं। वह ये पाकर हड़बड़ी में वापस राजा के पास जाती है और चावल लौटाती है। राजा कहता है, तुम इसे वापस क्यों लाई? महिला कहती है कि मुझे इसे लेने का अधिकार नहीं है। जिसकी मैं हकदार थी वो मुझे मिल गया है। अगर मैं ये चावल रख लेती हूँ तो आपका चावल वापस चुकाने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। जो हमें चाहिए, जितना हमने दिया है उतना ही लेना है। तो बिना हमारी जानकारी के हमारे सारे हिसाब किताब लिखे जा रहे हैं। किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, सब कुछ लिखा जाता है। यही कर्म का नियम है। हो सके तो हिंदी की एक फिल्म थैंक गॉड देखें। आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम हर एक कर्म करते करते अनजाने में और अनेक कर्म जोड़ते जाते हैं। यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं उससे वहां यानी ऊपर जाने के बाद चित्रगुप्त हमें दिखाते हैं। इसलिए हमें जागरूकता के साथ जीवन जीना है। सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं।